So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is class 10 term 2 exercise 13.3 surface area and volume. मैंने आपका 10.1 एंड 10.2 का टोटल सॉल्यूशन करके उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, मैं इसे कुछ पढ़कर आपको समझाता हूँ। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। बोला कि एक स्फेयर है जिसका कि रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मेल्ट किया गया यानी कि इसको पिघलाया गया है एंड पिघलाने के बाद इसको एक नया आकार दिया गया है और वो जो आकार है वो आपका सिलेंडर के फॉर्म में है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलिए पहले हम एक स्फेयर को बनाकर आपको दिखा देते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये एक स्फेयर था, इस तरह का एक स्फेयर था। स्फेयर को ये क्या किया गया है, रिकास्ट किया गया यानी इसको मेल्ट किया गया है एंड देन फॉर्म किया गया है एक सिलेंडर के रूप में जिसका जो आकार है कुछ इस तरह का बना हुआ है। अब ये क्या है, इसका रिकास्ट करके इसको ये बनाया गया है, ठीक है। इसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट करके आपको ये बना दिया गया। इसकी जो इसकी जो रेडियस है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है एंड इसकी जो हाइट है वो हाइट आपसे पूछी जा रही है यानी हाइट इज इक्वल टू वाट। और जो स्फेरिकल स्फेयर है इसकी जो रेडियस है वो आपको दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहली बात, जब इसको मेल्ट किया गया होगा तो मेल्ट करने का मतलब है कि ये इसकी वॉल्यूम को मेल्ट की गई होगी। तो पहले हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फेयर। रेडियस ऑफ स्फेयर क्या दिया हुआ है, आपका स्फेयर की जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसकी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर की जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। एंड देन इसको सॉल्व कीजिए। 4/3 पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 एंड आर जो थी वो मेरी क्या थी, 4.2 थी। ये 3 टाइम तक लिख सकते हैं इसको, कुछ इस तरह से 3 टाइम मैंने लिख लिया। अब इसको कट आउट करते हैं, 7 से मैंने इसको कट किया तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 एंड पॉइंट पीछे से एक डिजिट के बाद था तो मैंने पीछे से एक डिजिट के बाद इसका पॉइंट्स यहाँ पर बैठा दिया। एंड देन 3 से कट आउट किया, 3 2 जा 6, फिर पॉइंट पीछे से एक डिजिट के बाद है, पॉइंट मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब इस सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो गया, 22 4 जा 88 एंड 2 जा 88 2 जा 8 2 जा 16, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 88 0.2 एंड 42 इसका कुछ मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई कर कर क्या आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो कुछ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1 एंड 4 4 जा 16 1 17, 17 6 4 एंड यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट्स यहाँ एंड 1 डिजिट्स यहाँ, तो कुल मिलाकर 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16 1 17, पीछे से 1 डिजिट्स के बाद 1 डिजिट्स के बाद मैंने इसका पॉइंट बैठा दिया एंड 17.64 यहाँ पर कुछ आपका ये निकल गया। अब इसी चीज को आप क्या करते हैं, रिकास्ट करके एक वॉल्यूम बनाया, सॉरी रिकास्ट करके क्या बनाया, सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस दी हुई थी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपका क्या दिया गया है, कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है आपकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट जो है वो हाइट आपको क्या दी गई है, हाइट जो है इसकी वो आपको फाइंड करनी है। तो आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ ये निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जो वैल्यू है वो आपको 22/7 पता है एंड आर जो है वो आपको 6 × 6 दी हुई है और एच आपको फाइंड करनी है। अब मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब फिर क्या करता हूँ, जब इस दोनों को इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है, देन भी इसके वॉल्यूम को मेल्ट किया गया तो इसके वॉल्यूम को मेल्ट किया, देन इसको जब फॉर्म किया गया तो इसी वॉल्यूम वाला ये एक सिलेंडर बनाया गया। यानी कहने का मतलब ये कि इसकी वॉल्यूम एंड इसकी वॉल्यूम दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद आप दोनों को आपस में क्या करिएगा,
इक्वल कर दिया, बिकॉज इस दोनों की वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी आपको इक्वल होगी। तो यहाँ H कर दिया एंड देन इसकी जो वॉल्यूम मैंने निकाली कुछ इस तरह से 17.6 एंड 17.64। अब इसको कट आउट करना है, तो कट आउट करने से H निकालिए, मैंने H निकाला, ये सभी मल्टीप्लाई का टर्म इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो 17.6 एंड 17.64 बाई ये क्या हो गया, ये 7 नीचे है, यहाँ पर आकर ऊपर हो जाएंगे एंड ये टोटल टर्म क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड के रूप में आ जाते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आसानी से आपका आंसर इसका निकल जाएगा। तो मैं इसे कुछ मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 22 से अगर इसको मैं काटा तो ये 8 बार में कट आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा 0.8 निकलेगा। 22 8 जा निकलता है एंड देन पीछे से एक डिजिट के बाद था तो मैंने एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसको कट आउट करना है, ये कैसे कट आउट होगा, तो इसको कट आउट करिए, 6 से कटेगा, 6 2 जा 12, 5 6 9 जा 54 एंड 2 6 से कट जाएगा ये, तो इसको मैं काट देता हूँ 6 से, 6 2 जा 12, 5 6 56, 6 9 जा 54 एंड 2 24, 6 4 जा 24, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ मैंने 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा दिया 2.94। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा सा कंडीशन इस तरह से हो गया, गंदा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको साफ फ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 0.8 मेरा यहाँ बच गया, यहाँ पर मेरा क्या था 2.94 एंड यहाँ पर मेरा 7 बच गया एंड देन नीचे क्या बच गया आपका सिर्फ 6 बच गए। इस 6 से ये डिवाइड होंगे क्या, चलिए देखते हैं। तो 6 से मैंने डिवाइड किया, 6 4 जा 24 एंड 5 पे 4 गया क्या हुआ 54, तो 6 9 जा 54। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट बैठ जाएंगे। तो यहाँ कुछ इस तरह से बन गए। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। 8 9 जा 72 के 2 कैरी 7, 8 4 जा 32 7 39 एंड यहाँ 2 डिजिट्स एंड 1 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठ गया। फिर इंटू 7, अभी 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 1 64 के 4 कैरी 6, 7 3 जा 21 6 27, यहाँ 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट से 1 2 3 एंड 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट बैठा दिया। ये आपका क्या निकल गया, इसकी हाइट निकल गई और यहाँ पर मेरा क्वेश्चंस का आंसर निकल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने इस क्वेश्चंस को भी क्या किया है, लिख लिया है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कुछ ध्यान दीजिएगा। मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। बोला कि एक स्फेयर है जो कि मेटल के फॉर्म में है, जिसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक मेटल नहीं, यहाँ पर तब 3 मेटल्स हैं जो कि स्फेयर के फॉर्म में है, क्योंकि मैंने तीन का नाम लिया, 3 रेडियस है, तो दैट्स मीन क्या हो गया 3 आपका मेटलिक स्फेयर होगा। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। बोला इन सभी को क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके एक सिंगल स्फेयर बनाया गया है और उस सिंगल स्फेयर का आपको रेडियस पूछ रहा है। मैं कुछ इसका फिगर इस तरह से बना दूं। यहाँ मैंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या था कि एक आपको एक स्फेयर था, ये एक स्फेयर था, ये कुछ क्या था आपका 6 सेंटीमीटर का स्फेयर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फिर एक जो स्फेयर है वो आपका क्या है 8 सेंटीमीटर का स्फेयर है, या थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ जो कंडीशन बनेगा वो क्या होगा थोड़ा सा इससे और बड़ा हो जाएगा। ये इस तरह से हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, इसका क्या हो गया, इसका जो है ये स्फेयर का जो रेडियस है ये 6 था और ये 8 है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है आपको 10 है। बोला इन तीनों को क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है। तीनों को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद बोला एक नया आपको बना दिया गया है, सॉलिड स्फीयर बना दिया गया, एक नया स्फीयर बना दिया गया है। बोला इसकी रेडियस, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस आपको क्या होगी वो आप फाइंड करके बताइए। तो सबसे पहली बात इसके वॉल्यूम को एंड इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को जब हम तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी इसके वॉल्यूम को फाइंड करना है, फिर उसको ऐड करना है, इसके वॉल्यूम को फाइंड कर फिर इसके वॉल्यूम को फाइंड कर तीनों को आपस में ऐड कर देना है, देन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ न्यू सॉलिड स्फीयर। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला बैठाकर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने पेज को पलट लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले क्या था कि आपको 3 सॉलिड स्फीयर, तो यानी हमको डायरेक्ट हम बनाते हैं, सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ छोटा सा एक मैं फिगर बना, जैसे कि ये एक छोटा फिगर कर दिया, एक छोटा सा फिगर, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा एंड देन ये सबसे बड़ा, इज इक्वल टू ये सभी क्या थे आपस में प्लस थे। इसका क्या था 6 था, इसका क्या था आपको 8 था और इसका क्या था आपको 10 था और इसका आपको निकालना था। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दें, इसको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। सॉल्यूशन करने के कंडीशन में आपको ध्यान रहे कि फॉर्मूला आप कभी भी भूलिए नहीं। अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले का अगर हम किए तो यहाँ पर क्या होता है आपको, इसको मैं R1 बोल दिया, इसको मैं R2 बोल दिया और इसको मैं R3 बोल दिया। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले वाले का अगर मैंने किया तो 2/3, सॉरी गलती लिख दिया, 4/3 पाई R1 का क्यू प्लस 4/3 पाई R2 का क्यू, फिर प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू। देन जो नया सॉलिड स्फीयर बना इसको हमने क्या किया, कैपिटल R मान लिया, 4/3 पाई एंड कैपिटल R का क्यू। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या होता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आपको खुद से बनाने में क्या है कि आप इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2, इसको 3, एंड देन पार्ट बाय पार्ट भी आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर एंड देन वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर करके फिर दोनों को आप क्या करिएगा, कंपेयर कर दीजिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों में क्या कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, तो मैंने 4/3 पाई को बाहर निकाल लिया। जो बचा उसे मैं यहीं में रहने देते हैं, ये R1 का क्यू एंड यहाँ पर बच गया R2 का क्यू एंड यहाँ पर बच गया आपको R3 का क्यू एंड देन इज इक्वल टू 4/3 पाई एंड यहाँ पर आपका बच गया R क्यू। तो मैं यहाँ पर इसको इसी तरह रहता हूँ, R1 क्यू प्लस ये हो गया आपका R2 क्यू और ये हो गया आपका R3 का क्यू। ये सभी मल्टीप्लाई में टर्म थे, इधर आकर क्या हो जाएंगे, आपको डिवाइड के फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया 4/3 पाई R क्यू एंड डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। तो ये 4/3 से ये 4/3 पाई क्या होगा, कट आउट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो गया, तो 1 बार में कट आउट हो गया। एंड देन अब इस R1 की क्या वैल्यू थी, इस R1 की वैल्यू आपको 6 थी एंड इस R1 की वैल्यू आपको 8 थी और इस R3 की वैल्यू आपकी 10 थी एंड देन इज इक्वल टू टोटल न्यू सॉलिड स्फीयर का आपको क्या हो गया, रेडियस का क्यूब। अब इसको आप सब 6 का क्यू जब आप करते हैं तो वो 216 निकलेगा आपको। 8 का जब क्यू करिएगा तो वो आपका कुछ 512 निकलेंगे और 10 का क्यू जब करिएगा तो वो आपको 1000 निकलेंगे एंड देन R क्यू। अगर नहीं हो तो इधर बगल में आपको कर ले सकते हैं, 6 × 6 × 6 मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना है। अब आप क्या करिए, इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, 6 2 8 1 1 2 5 2 7 एंड 1 728 1728 देन R क्यू। अब आपको क्या करना है, 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा, 2 से 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 से क्या 2 2 जा एंड 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, 2 से मैंने किया 2 1 जा 2, कुछ इस तरह से निकल गया, 2 5 जा 2 4 जा, 2 से मैंने निकाला 227, फिर उसके बाद क्या हो गया आपको, ये निकल गया 3 से हो गया आपको 9 बार में एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। देन आप काउंट करिएगा तो कुछ आपका इस तरह से 2 की टर्म जो है वो हो गए आपको 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 हो गए एंड 3 टाइम्स आपका 3 हो गए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। अब ये R को Q है तो ये R इज इक्वल टू, मैंने क्या समझाया था कि जब इधर पावर 2 हो तो इधर रूट चढ़ जाते, रूट आते हैं, तो जब यहाँ 2 हो तो ये पेयर 2 के टर्म का हो जाते हैं। यहाँ पर पावर क्या है आपका 3 है तो यहाँ पर का जो टर्म होगा वो आपको 3 का रेशियो हो जाएगा। तो ये कुछ आपको क्यूब रूट बन गए यहाँ पर 1728 एंड आप क्या करिए फिर उसके बाद 1728 को लिख दीजिए, कितने 6 थे तो 2 आपको 6 बार थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन आपको 3 जो थे वो आपका 3 बार थे, तो मैंने लिख दिया। इसके अंडर क्या है 3 है, देन इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो रेशियो है, इसका जो टर्म आपको बाहर आएगा वो 3 का रेशियो होगा। तो 1 2 3, ये 3 से एक टर्म बाहर आ गया, फिर इस 3 से एक टर्म बाहर आ गया एंड फिर इस 3 से आपका एक टर्म बाहर आ गया। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 2 जा 12 और नया वाला जो स्फीयर बना था उसकी जो रेडियस हमको प्राप्त हुई वो मेरी रेडियस क्या हो गई 12 प्राप्त हुई। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform। बोल रहा है कि एक वेल, एक कुआं को क्या किया गया, खोदा गया है, जिसकी जो गहराई है इसकी जो गहराई है वो 20 मीटर है एंड डायमीटर 7 मीटर, और इसकी जो डायमीटर है वो 7 मीटर है
उसके बाद बोला गया इसको खोला गया, मतलब इसको जब खोदा गया, खोदने के बाद इसके अंदर की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल के क्या किया गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो कि आपका एक 22 मीटर एंड 14 मीटर्स का 2.2 टर्म दिया हुआ, यानी कि लेंथ दिया हुआ और ब्रेथ दिया हुआ, और इसकी हाइट निकालनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ मैं फिगर बनाकर दिखा देता हूँ। कुआं जो होता है वो आपका कुछ इस तरह से कुआं का फॉर्म होता है। कुआं आपका कुछ इस तरह से होते हैं, नीचे का टर्म आपका कुछ इस तरह से ही होते हैं, ये यहाँ का टर्म इस तरह से है, ठीक है। बोला इसमें से सारे मिट्टी को निकालकर इसको बाहर में फैला दिया गया, बाहर में फैलाया या फिर इसके चारों साइड फैलाया। तो जब इसके चारों साइड फैलाएंगे तो वो कुछ क्या हो जाएंगे, वो आपका क्यूबोडिकल शेप में नहीं आता है, वो भी आपका एक सिलेंड्रिकल शेप में आ जाते हैं। तो चलिए अब हमको क्या करते हैं, इसको जब निकाला गया और यहाँ पर जब आपको साइड दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो ये तीसरा पॉइंट है वो आपको हाइट है, और यहाँ पर मुझे फाइंड करने के लिए हाइट ही दिया गया है। तो वो टर्म जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। तो कुछ इस तरह के टर्म में आ गए। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर फिगर बनाकर आपको दिखा देता हूँ, दिखा दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो टर्म था, ये एक वेल खोदा गया, इस वेल का सारे मिट्टी को निकालकर एक क्यूबिडिकल शेप का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो दी हुई है वो 22 मीटर एंड 14 मीटर दी हुई है, और उसकी हाइट जो है वो हाइट आपको फाइंड करनी है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो मिट्टी है, ये सारा मिट्टी यहाँ आया होगा, दैट मीन इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी वॉल्यूम। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन को जब करते हैं तो हमको क्या पता चला, इसकी हमको क्या पता का है, इसकी हमको गहराई यानी कि डीप, ये कितना गहरा है ये हमें पता है, ये 20 मीटर गहरा है। इसकी डायमीटर आपको 7 मीटर है, इसकी डायमीटर जो है वो आपको 7 मीटर दी हुई है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ वेल, क्या हो गया आपका, वेल का जो डायमीटर है वो आपका 7 मीटर है। सो इसलिए इसकी जो रेडियस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 7/2 मीटर हो जाएगी। उसके बाद इसकी डीप यानी इसकी गहराई क्या है, तो अब इसकी हाइट हम लिख लेते हैं। तो हाइट इसकी क्या है, इसकी जो हाइट है वो आपको 20 मीटर है। तो इसकी वॉल्यूम, अब हम इसको डायरेक्टली बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, शॉर्ट बनाकर आपको हम शॉर्ट में दिखाते हैं। अब ये क्या है, अब इसकी दी हुई है, इसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। नाउ इसके बाद कंडीशन क्या हो गया है कि अब आपको लेंथ ऑफ क्यूबॉइडिकल शेप नाउ कर दीजिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 22 मीटर एंड ब्रेथ जो है वो आपका क्या है, ब्रेथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म, जो इसकी प्लेटफॉर्म की जो ब्रेथ है वो आपको क्या है 14 मीटर एंड देयर हाइट इसकी क्या है आपको फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न के अनुसार से, क्वेश्चन जो कहा है आपको उस क्वेश्चंस के अनुसार से यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से प्राप्त होता है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है, बिकॉज इसमें का जो वेल है, इस वेल की सारी मिट्टी निकालकर इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दी गई है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को निकालते हैं। तो इसकी वॉल्यूम हो गई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोले या फिर आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो आपका πr² होता है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो L/B/H होते हैं। तो मैंने इसे H1 कह लिया, इसे मैं H, ये बड़ी है कैपिटल H है, या फिर छोड़ देता कोई दिक्कत नहीं, ये स्मॉल h था। अब क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 थी एंड r जो थी इसकी 7/2 आपको फाइंड करके मैंने दिखा दिया एंड H1 जो थी इसकी वो 20 मीटर थी, 20 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो गया, अब आपको यहाँ पर लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ है 22 एंड ब्रेथ दी हुई है 14 एंड हाइट आपको फाइंड करनी है। तो अब मैं इसे बिना मल्टीप्लाई या काटे हुए क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्या करता हूँ, उसको h की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। ये सभी मल्टीप्लाई के टर्म में इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ का जो टर्म था वो कुछ इस तरह से 22 × 7 × 7 × 20 बाई जो टर्म है वो 7 × 2 × 2 एंड देन ये दोनों मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। तो डिवाइड के रूप में नीचे की ओर आ गए। अब आप यहाँ पे इसे आसानी से काट सकते हैं। 7 7 कट आउट हो गए, 22 कट आउट हो गए, 2 10 जा कट गए एंड 2 से 2 5 जा कट गए, 7 से 7 2 जा। अब यहाँ आपका टर्म क्या निकल गया 5/2। तो इसकी जो हाइट होगी वो 2.5 मीटर के आसपास होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep and the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक कुआं खोदा गया है। यहाँ पर आपने एक क्या किया, कुआं को खोदा है और इस कुआं को मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया। बोला इसके अंदर की जो मिट्टी निकालकर इसी के आसपास के एरिया में क्या किया गया है, इसको फैला दी गई है कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से क्या किया, इसकी मिट्टी को यहाँ पर फैला दिए गए हैं। तो ये जो टर्म हो गया, ये टर्म भी आपका क्या हो गया, सिलेंडर के रूप में आ गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये आपको एक रिंग के जैसा बन के दिख गया। इसके ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्म में देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि एक ही सेंटर से ये दोनों का क्या है, आपको टर्म है। तो ये एक ही सेंटर है, तो ये रिंग और ये रिंग दोनों एक रिंग के जैसा बन गया। अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का क्या है, इसकी जो डायमीटर दी हुई है, यानी कि एक जो डायमीटर दी हुई वो क्या है आपको 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या आपको 3 मीटर आपको दी हुई है। ध्यान दीजिएगा। एंड इसकी जो हाइट है वो 14 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो क्या है आपको 14 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर इसकी हाइट दी गई है। बोला इसके अंदर का मिट्टी निकालकर इसके चारों तरफ क्या किया गया, फैला दिया, जो कि एक सर्कुलर रिंग के जैसा हो गया। तो ये सर्कुलर रिंग कुछ इस तरह से बन गए। ये भी सर्कुलर रिंग बना, तो इसकी क्या होती है, कुछ मोटाई है, इसकी जो कुछ होती है मोटाई हो जाती है एंड कुछ उसकी हाइट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये इसकी हाइट है जिसको कि हम लोगों को फॉर्म करना है, यानी कि हाइट आपको फाइंड करना है। ये हाइट इज इक्वल टू वाट, तो हाइट आपको निकालनी है। एंड बोला क्या कि ये जो सर्कुलर रिंग बना है, ये सर्कुलर रिंग क्या है 4 मीटर, आपको 4 मीटर जो है इसकी क्या है चौड़ाई है। 4 मीटर इधर क्या है, 4 मीटर इधर भी है। तो यानी 4 मीटर है, तो मैंने एक साइड आपको लेकर दिखा दिया, अदरवाइज आप इधर भी ले सकते हैं। ये भी 4 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है, यानी इसकी जो मोटाई होती है ना, मोटाई बोली या चौड़ाई बोली, ये 4 मीटर की है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को निकालना है कि इसका जो हाइट है, यो इसकी हाइट क्या होगी। ये जो चबूतरा बनाया, एम्बैंकमेंट जो बनाया गया, इस एम्बैंकमेंट की क्या हाइट होगी, एम्बैंकमेंट की हाइट। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं तो कुछ इस तरह से पता चलता है कि पहले सबसे पहले आपको क्या है, इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, सो रेडियस निकाल देता हूं मैं, रेडियस ऑफ अ वेल, रेडियस ऑफ अ वेल। जब वेल की रेडियस निकाले तो क्या हो गया, टोटल आपको 3 दी हुई थी, तो 3/2 हो गए। ठीक ना, एंड रेडियस सर्कुलर रिंग बन गया। ये कुछ इस तरह से क्या, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में आ गया और यहाँ से तो ये बड़े वाले का क्या होता है आपका रेडियस क्या हो गया, तो एक रेडियस आपका क्या हो गया, ये अंदर वाले का, एक रेडियस आपका क्या हो जाएगा बाहर वाले का। तो ये एक, इस रेडियस को मैं R1 बोल देता हूं एंड इस रेडियस को मैं R2 या फिर उसको कैपिटल R भी बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट निकालते हैं। तो क्या निकाला मैं उसका, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट, अगर मेरी कोई स्पेलिंग गलती हो तो आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिएगा, अदरवाइज परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 2 का एलसीएम लेकर मैंने 2 किया, 2 4 जा 8 एंड 3 देन 8 3 11/2। ये मैं क्यों ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जो टर्म थी वो 3/2 थी एंड यहाँ पर यहाँ क्या हो गई 4 हो गई। अगर आपको वैसे समझ नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, ये 4 इधर ऐड हो गया, ये 4 इधर ऐड हो गया, तो 4 4 8 एंड 3 11 एंड देन डायमीटर इज 11, तो उसकी रेडियस क्या हो गई 11/2 हो गई। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हाइट की बात करते हैं। तो हाइट ऑफ अ वेल क्या था आपका, हाइट ऑफ अ वेल, जो वेल की हाइट है वो आपकी क्या है दी हुई है 14 मीटर। एंड हाइट ऑफ अ एम्बैंकमेंट, जब अगर एम्बैंकमेंट की हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट क्या है आपको फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए उसको फाइंड करके आपको दिखाते हैं। हाइट ऑफ अ एम्बैंकमेंट इज व्हाट। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर मैं बता रहा हूं कि इस वेल की जो मिट्टी है वो मिट्टी को ही इसके आगे क्या किया गया, स्प्रेड एंड आउट कर दी गई, यानी इसको फैलाया गया, चारों तरफ इसके फैला दी गई है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि इसकी वॉल्यूम जो होगी वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो चलिए हम लोग उस दोनों की वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। तो यहाँ कुछ हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, एंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे तो मैंने वॉल्यूम ऑफ वेल, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल आकार में, दोनों के दोनों सिलेंड्रिकल आकार में है, तो यहाँ पर आपका πr² हो गया। यहाँ भी आपका πr² ही होंगे, लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन इस तरह से है कि ये एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है। तो जब सर्कुलर रिंग कुछ इस तरह से होते हैं तो इसका जो एरिया निकालते हैं तो वो पाई बड़ी R² माइनस पाई छोटी R², क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता
होता है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया बड़ा पाई बड़ी आर स्क्वायर एंड छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई छोटी आर स्क्वायर। तो पाई मैंने लगा दिया एंड यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। और मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी सिलेंडर का जो फॉर्म होता है, सिलेंडर का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है कि सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल को जब एक दूसरे के ऊपर जोड़े जाते हैं तो उसके अंदर हाइट की ग्रोथ होती है, यानी हाइट बढ़ जाती है। तो अगर हम किसी के सर्कल के एरिया में अगर उसकी हाइट को इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, आपको सिलेंडर का फॉर्मूला बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, मैं क्या इस पाई को कट आउट कर सकता हूँ, तो मैंने पाई को कट आउट कर लिया। यहाँ मैंने 2h ले लिया है, तो ये दोनों क्या है, जब सिंपल है तो इसको मैंने h1 कह दिया और इसको मैंने h2 कह दिया। तो यहाँ पर आप देखिए जो वेल की रेडियस है वो आपको क्या है 3/2 के टर्म में है एंड जो h1 है वो आपको कुछ 14 मीटर दी हुई है। एंड देन बड़ी आर स्क्वायर, बड़ी वाली जो आर है उसका क्या है 11/2 का होल स्क्वायर एंड छोटी वाली आर जो है वो आपका क्या है 3/2 का स्क्वायर। एंड देन आपको h जो है वो क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो h2 को मैंने h2 रहने दिया एंड देन इसको कट आउट कर सकते हैं, तो कट आउट कर दिए 2 7 जा 14, देन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 7/2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 जा 121 एंड 2 2 जा 4 माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 एंड देन आप इस दोनों को आपस में माइनस करके निकाल सकते हैं। तो अब आपको ध्यान दीजिए इस ये जैसा टर्म है इसको मैं इसी तरह से इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमको कटाने या डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। तो इसको मैं इसी तरह से क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ एंड इसको आपस में माइनस कर देता हूँ 4 एंड 1 2 1 माइनस 9। ये तो आप जानते होंगे जब सेम में बेस यानी सेम टर्म हो, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो वो दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं। तो अब हम लोग h2 निकालते हैं। h2 ये टर्म मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 3 × 7/2 ये टर्म नीचे था तो वहाँ यहाँ डिवाइड के टर्म में, उधर मल्टीप्लाई के टर्म में चला जाएगा। और ये टर्म जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई के टर्म में है, इधर आकर डिवाइड के टर्म में चले आएंगे। तो 121 में से अगर 9 जाता है तो क्या होता है, आपको 112 के आसपास निकलता है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। चलिए काटते हैं। 7 से मैं इसे काटा तो 7 1 जा 7 एंड 4 2 42 7 6 जा 42। 4 से कट आउट किया 4 4 जा 16 एंड देन क्या निकल गया आपको 3 3 जा 9 एंड बाई 8। जो इसकी हाइट होगी वो 9/8 होगा, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग। 8 1 जा 8 एंड 1 1 0 8 1 जा 8 2 8 1 जा 8 1 0 8 1 जा 8 2 2 2 8 2 जा 16। तो कुछ इस तरह से आपको फाइंड हो गए।